हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी फिर से स्वागत करता हूं आपका कुशल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज भी हमारा जो प्रॉब्लम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का, वो एक रिवीजन प्रॉब्लम है। इसके पहले हमने जो 9 प्रॉब्लम सीखे, उन 9 प्रॉब्लम की सीखी गई बातें प्लस 40 एडजस्टमेंट्स में से पहले 19 एडजस्टमेंट्स में सीखी गई बातें। यस, सो आज का प्रॉब्लम जिसका सीरियल नंबर आपको दिख रहा है, सीरियल नंबर 10, ये आपको पिछले 9 प्रॉब्लम्स का रिवीजन करवाएगा प्लस 1 to 19 एडजस्टमेंट्स का रिवीजन करवाएगा। सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आज का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस 10वें प्रॉब्लम के बाद जो 11वां प्रॉब्लम आपके सामने आने वाला है बहुत जल्द, उसमें हम लोग आपके सामने रखेंगे फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। मतलब उस प्रॉब्लम में फॉर्मूला एडजस्टमेंट जुड़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये आज का 10वां प्रॉब्लम और इसके पहले के 9, ये जो शुरुआत के 10 प्रॉब्लम्स हमने सीखे हैं वो सारे फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स के बिना हैं। लेकिन 11वें प्रॉब्लम में फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स बहुत जल्द आ रहे हैं, कमिंग सून, इंतज़ार कीजिए। और 11वें के पहले 10वां समझ लीजिए। आज के प्रॉब्लम का सीरियल नंबर है 10 और किसी भी फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 स्मार्ट स्टेप्स है। आप सब स्मार्ट लोग हो, आपको 10 स्मार्ट स्टेप्स अब तक याद हो गए होंगे। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। आइए पहले समझते हैं, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। सीरियल नंबर 10 आपसे कहा गया है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ मोहित एंड रोहित, दो पार्टनर्स मोहित एंड रोहित। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2012। और आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कौन सा है, लेजर फॉर्मेट, जिसमें डेबिट बैलेंस एक तरफ है, क्रेडिट बैलेंस एक तरफ है। कोई भी फॉर्मेट आ सकता है एग्जाम में, या तो लेजर फॉर्मेट या जर्नल। ये कौन सा फॉर्मेट है, लेजर। और आप देख सकते हैं कि इसमें पार्टनर्स का रेशियो नहीं दिया है, ना ऊपर ट्रायल बैलेंस के ऊपर कहीं दिया है, ना अभी हम पढ़ेंगे आगे, ना नीचे दिया है। सो व्हाट इज द रूल व्हेन द प्रॉब्लम इज साइलेंट अबाउट द रेशियो शुड बी इक्वल। तो रेशियो रहेगा 1:1। तो पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2012 और एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट। डेबिट में क्या क्या दिया है एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक 52,000, डेटर्स 84,000, बैड डेट्स 3,000, लीज्ड प्रॉपर्टी। एक नई चीज आ रही है, लीज प्रॉपर्टी को लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, फॉर 10 ईयर्स। अगर किसी भी असेट के आगे ब्रैकेट में नंबर ऑफ ईयर्स लिखे हो बच्चों, तो उस पर HA होगा। HA मतलब हिडन एडजस्टमेंट, इसलिए ये मार्किंग हमने किया है HA का। ये मार्किंग क्वेश्चन में किया नहीं होगा, हमको करना है। सो अगर नंबर ऑफ ईयर्स लिखे तो क्या लिखो, HA, हिडन एडजस्टमेंट। और वो क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लीज प्रॉपर्टी का अमाउंट है 70,000 वेजेस, 15,000 सैलरीज, 20,000 मोटर व्हीकल्स, 50,000। उसके बाद परचेजेस देखिए 1,86,000। और 2 इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स आ रहे हैं इसमें, टोटल 4 इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स आ रहे हैं, जिसमें से 2 डेबिट में और 2 क्रेडिट में। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देने वाले को ही समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है स्टॉप करके रिवाइंड करके फिर से सुनिए, आएगा समझ में। जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 5,500 और दूसरा है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। मैं आपको इन दोनों का मतलब पोस्टिंग के साथ समझाता हूं थोड़ी देर में। फिलहाल पढ़िए, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 5,500, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 50,000। उसके बाद है रेंट। आप देख सकते हैं रेंट के आगे, सॉरी रेंट के ऊपर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद रेंट के आगे देखिए ब्रैकेट में लिखा है फॉर 10 मंथ्स। किसी भी एक्सपेंस के आगे अगर नंबर ऑफ मंथ्स लिखे हो तो उस पर भी HA होता है, ये बात हमने सीखी है। तो रेंट के आगे ब्रैकेट में फॉर 10 मंथ्स लिखा है, इसका मतलब रेंट पे किया गया है 10 मंथ्स के लिए, इसका मतलब 2 महीने का रेंट बाकी है। हमने यहाँ पे लिख दिया HA, और वो HA क्या है मैं आपको बताऊँ अभी थोड़ी देर में, 16,000। और उसके पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस 5,000, डिस्काउंट अलाउड 2,500, कैश 1,000, सेल्स रिटर्न 10,000 और ड्राइंग्स है दोनों पार्टनर्स का, मोहित एंड रोहित का 4,000। सो दीज आर डेबिट बैलेंसेस। क्रेडिट साइड पे देखिए, और मैंने कहा ना 4 इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स में से 2 यहाँ पे आ गए, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और 2 इस तरफ आ गए। प्रोविडेंट फंड सिर्फ PF, उसको शॉर्ट में कहेंगे 50,000, एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बड़ा नाम है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 3,000। मैं ये चारों अभी आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमको दिख रहा है क्रेडिटर्स 84,000, सबलेट रेंट 9,000, RDD 2,000, कमीशन रिसीव्ड 4,000, सेल्स का अमाउंट है 3,30,000, परचेज रिटर्न इज 6,000 और कैपिटल है उसके बाद मोहित एंड रोहित का 50,000 ईच, एंड करंट अकाउंट मोहित रोहित का 6,000 ईच। आपने देखा इस प्रॉब्लम में कैपिटल भी दिया है और करंट भी दिया है, तो आंसर में क्या बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कैपिटल रहेगा फिक्स्ड। वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट। वो अभी सॉल्यूशन में हम देखेंगे। और आप देख सकते हैं दोनों साइड का टोटल सेम है 6 लाख।
टोटल ऑफ बोथ द साइड इज 6 लाख। ये तो हो गया ट्रायल बैलेंस, और उसके नीचे दिए हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग सेकेंड स्टेप भी इसमें ऐड कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, एंड सेकेंड स्टेप पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। तो आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट्स को पढ़ते पढ़ते डॉट्स भी करना है। देखिए पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 80,000, इसका डॉट नहीं होता। सेकेंड एडजस्टमेंट अनयूज्ड स्टेशनरी ₹2,000, इसके लिए आप डॉट करेंगे स्टेशनरी पे, ये रहा देखिए डॉट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे डॉट। उसके बाद है कमीशन ड्यू और अर्न बट नॉट रिसीव, कमीशन ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, मिलने का बाकी है, उसको कहते हैं रिसीवेबल, 6,000, उसके लिए आपको डॉट करना है कमीशन रिसीव्ड पे। देखिए ये रहा डॉट, जिस ट्रायल बैलेंस की जिस आइटम पे एडजस्टमेंट है हम उस पर क्या करते हैं, डॉट, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट्स। ओके, उसके बाद है प्री रिसीव्ड, जिसको हम एडवांस कहते हैं, सबलेट रेंट, सबलेट रेंट पे भी एडजस्टमेंट है, इसलिए सबलेट रेंट पे डॉट कीजिए। सबलेट रेंट प्री रिसीव्ड है, उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा सॉल्यूशन में। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अगर आपने पिछले 19 एडजस्टमेंट्स रिवाइज किए हो तो उनमें ये एंट्री आके गई है कि अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री क्या होती है। और अनरिकॉर्डेड सेल्स के लिए दो चीज़ों पे इफेक्ट होता है उसका, एक सेल्स पे और एक डेटर्स पे, इसलिए अनरिकॉर्डेड सेल्स के लिए देखिए सेल्स पे डॉट और डेटर्स पे डॉट, अनरिकॉर्डेड सेल्स के लिए सेल्स पे डॉट और डेटर्स पे डॉट, उसकी एंट्री और इफेक्ट्स अभी हम सॉल्यूशन में समझेंगे। एंड गुड्स ऑफ ₹5,000 वर स्टोलन, 5,000 का गुड्स चोरी हो गया, बट इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड, जिसका मतलब होता है नॉट एडमिटेड द क्लेम। तो 5,000 का गुड्स चोरी हो गया लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट नहीं किया, इसके लिए कहीं पे डॉट करने की जरूरत नहीं है, इसका इफेक्ट हम डायरेक्ट देंगे। आपको समझ में आ गया टोटल कितना एडजस्टमेंट्स हो गए, 6 बच्चों। 6 तो इसमें एडजस्टमेंट्स है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे हैं, जिनको हम कहते हैं विजिबल एडजस्टमेंट्स। ये तो 6 मैंने आपको पढ़ लिया, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अनयूज स्टेशनरी हो गया, कमीशन ड्यू या अर्न बट नॉट रिसीव्ड हो गया, प्री रिसीव्ड सबलेट रेंट हो गया, उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया और गुड्स स्टोलन हो गया। लेकिन 2 एडजस्टमेंट्स इस ट्रायल बैलेंस के अंदर छिपे हुए हैं, मतलब ये 6 + 2 जो छिपे हुए 2 एडजस्टमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। ये 2 एडजस्टमेंट्स को लेकर मैंने यहाँ पर 2 वर्किंग नोट्स किए, मैं चाहूँगा इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए पहला HA, ये तो हो गए 6 VAs, अब 2 HAs में पहला HA कहाँ पर आ रहा है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज प्रॉपर्टी का रियल नाम है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। किसी और की प्रॉपर्टी हम लॉन्ग पीरियड के लिए किराए पे लेते हैं, रेंट पे, उसको लीज प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये लीज प्रॉपर्टी हमने कितने साल के लिए ली है, 10 ईयर्स। अगर किसी भी एसेट के आगे नंबर ऑफ ईयर्स लिखा हो तो हमें उसका 1 साल का डेप्रीसिएशन ढूंढना होता है, और वो 1 साल के डेप्रीशिएशन को ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो पिछले वीडियोस में हम सीख चुके हैं। इनिशियल जो हमने एडजस्टमेंट्स के वीडियोस बनाए थे उनमें ये सब सिखा चुका हूं मैं आपको। तो आइए देखिए इस तरफ, एडजस्टमेंट नंबर 7 जो कि एक HA है, ये तो 6 हो गए। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखा है मैंने, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा आंसर में रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो आपको पता है। वर्किंग नोट नंबर 2 है HA, मतलब हिडन एडजस्टमेंट, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 7 कैसे, ये 6 हो गए तो ये 7वां, और ये आपको सिखाने वाला है लीज्ड प्रॉपर्टी रिटन ऑफ। बच्चों जो असेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसके लिए या तो हम डेप्रीसिएशन वर्ड यूज करते हैं या रिटन ऑफ, लेकिन लीज प्रॉपर्टी के लिए जनरली रिटन ऑफ वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए इंस्टेड ऑफ डेप्रीसिएशन हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रिटन ऑफ। कंसिडर बोथ हियर वन एंड द सेम बट बेटर टू यूज द वर्ड रिटन ऑफ। तो हम ढूंढते हैं लीज प्रॉपर्टी रिटन ऑफ, और ये हमने जब मैंने आपको एडजस्टमेंट्स का सबसे पहला ग्रुप करवाया था, अगर याद हो, उसका नाम था मोस्ट फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। उसमें हमने ये 4 एडजस्टमेंट सीखे थे। जिन लोगों को याद नहीं है वो सबसे पहले 4 एडजस्टमेंट्स का वीडियो देखिए, उसमें ये मैंने समझाया था कि किसी भी एसेट के आगे अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिए हों तो आप उसका 1 साल का डेप्रीसिएशन या रिटर्न ऑफ अमाउंट कैसे ढूंढेंगे, उसका ये फॉर्मूला है, रिटर्न ऑफ पर एनम। डियर स्टूडेंट्स, पर एनम मतलब पर ईयर। 1 साल का रिटर्न ऑफ अमाउंट कैसे ढूंढेंगे, कॉस्ट ऑफ लीज अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ असेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे असेट का नाम क्या है, लीज, इसलिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ असेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यानी जो आपकी असेट है ना, उसके कॉस्ट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कीजिए। असेट का नाम क्या है, लीज, उसका कॉस्ट क्या है 70,000, उसको 10 से डिवाइड कीजिए। 70,000 अपॉन 10 कितना हो गया, 7,000। यानी ये जो लीज है इसके ऊपर हर साल कितना डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, 7,000, लेकिन डेप्रीसिएशन के बदले हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रिटर्न ऑफ। तो मिल गया आपको 1 साल का डेप्रीसिएशन या रिटर्न ऑफ अमाउंट कितना, 7,000। समझ में आ गया, HA नंबर 1, लेकिन हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 है ये।
और एक एच आपको दिख रहा है रेंट के आगे लिखा है फॉर 10 मंथ्स। इसका मतलब ये होता है कि रेंट हमने 10 महीने का पे कर दिया, और अगर 10 महीने का रेंट पे किया है तो 2 महीने का रेंट बाकी है, और जो बाकी होता है उसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। देखिए वर्किंग नोट नंबर 3 एच ए, और हिडन एडजस्टमेंट है ये भी एच ए, और एडजस्टमेंट नंबर 8, ये 6 एडजस्टमेंट्स और ये 2 एच ए, नंबर 7 एंड 8। ये किसका एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 2 मंथ्स, रेंट इज पेड फॉर 10 मंथ्स और हमको ढूंढना है 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पर रेंट जो पे किया है 10 मंथ्स का वो कितना है 16,000। अगर 10 महीने का 16,000 तो 2 महीने का कैसे ढूंढेंगे, सीधा कैलकुलेशन 16,000 इंटू 2/10। सो 16,000 को इंटू 2/10 करेंगे तो इट विल गिव यू 3,200। इसको शॉर्टकट तरीके से समझाऊँ तो 10 महीने का रेंट कितना है 16,000, 10 महीने का रेंट अगर 16,000 तो 1 महीने का 1,600, और 1 महीने का 1,600 तो 2 महीने का 3,200, 3,200। रेंट कितने मंथ्स का बाकी है 2 मंथ्स, तो 3,200 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। तो प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम में 6 एडजस्टमेंट्स नहीं है 8 है। 6 तो वो है जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए आपने डॉट्स किए, लेकिन 2 और है एच ए, जिसमें पहला एच ए है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इसलिए देखिए लीज प्रॉपर्टी पे भी डॉट किया गया है, और दूसरा है आउटस्टैंडिंग रेंट, इसके लिए देखिए रेंट पे भी डॉट किया गया है। ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, और दूसरा स्टेप भी उसके साथ हो गया पुट डॉट्स ऑन दी आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट्स। लेकिन सॉल्यूशन समझाऊं उसके पहले इस प्रॉब्लम में जो 4 इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट 4 पोस्टिंग जिसके लिए 4 स्टार्स की है, 1 स्टार फॉर ईच। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई देता है, एक एक ध्यान से सुनिएगा, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दिखाई दे, क्या दिखाई दे, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, उसको हम शॉर्ट में कहेंगे पीएफसी। पीएफसी मतलब प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि वो सैलरी का एक हिस्सा होता है। हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं ना, उनको हम सैलरी तो देते ही है, लेकिन उनके लिए एक अमाउंट हम हर साल या हर महीने जमा करते हैं उनके नाम से, ताकि जब वो रिटायर हो तो वो पैसा हम उनको दे सकें। उसको कहा जाता है पीएफसी। पीएफसी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ सैलरी जाएगी वहीं पे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जाएगा। सॉल्यूशन में अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का शॉर्ट फॉर्म पीएफसी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज इट इज सेम एज सैलरी, तो सैलरी कहाँ जाती है वहीं पे जाएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसमें इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट, इसलिए अगर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आ जाए उसको शॉर्ट में कहेंगे पीएफआई, वो कहाँ जाएगा, असेट्स में। हम क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ का पैसा जो हमने काट के अपने पास रखा, हम उनके नाम से वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी के का पैसा हम उनके नाम से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, असेट। समझ में आ गया, पीएफसी और पीएफआई। बाकी सॉल्यूशन में फिर समझाने वाला हूँ, पहले ये चारों को समझ लीजिए। और आखिरी 2 है ना, प्रोविडेंट फंड अगर आया, जिसको शॉर्ट में पीएफ कहेंगे, वो जाएगा लायबिलिटीज, एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आया, जिसको शॉर्ट में आईपीएफआई कहेंगे, वो भी जाएगा लायबिलिटीज, और इन दोनों को हम लायबिलिटीज में प्लस करके लिखेंगे। लास्ट 2 आइटम्स को लायबिलिटीज में इनर में रख के प्लस करके दोनों का टोटल आउटर में जाएगा। कौन सी 2 आइटम्स, एक प्रोविडेंट फंड और दूसरा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये दोनों पैसा हमें देना पड़ेगा हमारे एम्प्लॉयज़ को जब वो रिटायर होंगे। इसलिए प्रोविडेंट फंड का मतलब है वो पैसा जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे 15 साल 20 साल बाद, जब वो रिटायर होंगे तो वो पैसा हमें उनको देना पड़ेगा, उसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड। और वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। और उस प्रोविडेंट फंड का पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया था उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कहते हैं आईपीएफआई, फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। बच्चों वो पैसा भी किसको देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को। इसलिए आखिरी ये जो दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों पैसे पे हमारा हक नहीं है, ये पैसा है हमारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स का, इसलिए वो पैसा हम हमारे एम्प्लॉयज़ को देंगे इन फ्यूचर। इसलिए जब तक वो पैसा उनको नहीं देंगे वो हमारी लायबिलिटीज़ है, इसलिए लास्ट 2 लायबिलिटीज़। इस तरह से ये 4 इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स सुन लीजिएगा। एक है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पीएफसी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, दूसरा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट पीएफआई, असेट्स, और आखिरी दोनों पीएफ और आईपीएफआई जाएंगे लायबिलिटीज़ में, दोनों को प्लस करके इनर में अमाउंट लिख के आउटर में उसका टोटल। ओके गाइज, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सामने पूरा क्वेश्चन और उसके 6 विजिबल एडजस्टमेंट, 2 हिडन एडजस्टमेंट्स के वर्किंग नोट्स, और इसमें पाए जाने वाले 4 इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स।
ओके आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, लेकिन मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊं, उसके पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए, रिवाइंड कीजिए और पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। मैं तो यहीं पे हूँ, कहीं जाऊँगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा आंसर कैसे समझे। सो प्लीज़ स्टॉप, रिवाइंड एंड रिवाइज। ओके देख लिया पूरा रिवाइंड करके, राइट। क्योंकि पहले दो स्टेप्स अगर आप ध्यान से समझोगे नहीं तो आपको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम हो गया। सेकंड हमने डॉट्स भी कर लिए उन आइटम्स पे जिन पे एडजस्टमेंट्स है। थर्ड स्टेप है ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। अब क्या एक्सप्लेन करूं, हर प्रॉब्लम में यही बात है। 2 पेजेस लेने आमने सामने, लेफ्ट पेज राइट पेज। लेफ्ट पेज पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ मोहित एंड रोहित और लिखना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स इनर आउटर, पर्टिकुलर्स इनर आउटर। ऊपर तकरीबन 8 से 10 लाइन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए और बाकी सारी प्रॉफिट एंड लॉस। अगले पेज पे राइट पेज पे बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें पार्टनर्स करंट और कैपिटल दोनों दिया है, इसलिए कैपिटल फिक्स रहेगा। और पार्टनर्स करंट अकाउंट जब बनता है उस मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी 2 साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, और दोनों पार्टनर्स का नाम मोहित रोहित आप देख सकते हैं। और नीचे आखिर में बनेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च और इसमें लायबिलिटीज रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है पोस्टिंग्स। ये जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में जो लिखी हुई आइटम्स है उनका हम क्या करेंगे? पोस्टिंग्स। और पोस्टिंग्स में सबसे पहले 8 फिक्स्ड पोस्टिंग, जी हाँ 8 चीज़ें जिनकी जगह फिक्स है, सबसे पहले उसका पोस्टिंग होता है। याद होगा, सबको याद हो ही गया होगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। मुझे आप सब पे पूरा भरोसा है, आप सबको पता है कि पहले 8 आइटम्स कौन से हैं। ये बात हो रहा है कि किसी में 7 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, बट मैक्सिमम 8 फिक्स्ड आइटम्स है जिनको आपको सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट करना है। और वो 8 फिक्स्ड आइटम में सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक, जिसको हमने *1, हम स्टार साइन करते हैं *1 to 8 ताकि उसको हम ढूंढ के सही जगह पे भेज सकें। चलिए लेट्स बिगिन विद पोस्टिंग, एंड पोस्टिंग बिगिंस विद फॉर्मेट पोस्टिंग, एंड फॉर्मेट पोस्टिंग बिगिंस विद ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये रहा 52,000, कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड आइटम परचेजेस आपको ढूंढना है क्वेश्चन में से, ये रहा परचेजेस 1,86,000। और परचेजेस डेबिट में है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में है 6,000, इसलिए परचेजेस को इनर में रख के 1,86,000 माइनस परचेज रिटर्न 6,000 करके आउटर में गया 1,80,000। क्रेडिट साइड पे देखिए सेल्स ये रहा 3,30,000, इनर में लिखा है 3,30,000। और डेबिट साइड पे देखिए सेल्स रिटर्न ये रहा 10,000, 3,30,000 में से 10,000 लेस करके आपने देखा 3,20,000 को इनर में ही रखा है। क्यों? क्योंकि सेल्स के ऊपर डॉट है, एक एडजस्टमेंट आ रहा था ना अनरिकॉर्डेड सेल्स, इसलिए सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करके हमने उसको आउटर में नहीं रखा है, इनर में रखा है, बिकॉज उसके ऊपर डॉट है और जिस पे डॉट होता है उसको हम इनर में रखते हैं। और डॉट क्यों है? क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट्स। ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। अब इसमें देखिए कैपिटल करंट दोनों दिया है, जब कैपिटल करंट दोनों दिया है तो कैपिटल को भेजते हैं हम लोग सीधा बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ में। कैपिटल मोहित एंड रोहित का 50-50, और ये कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल, इसमें ना कुछ ऐड होगा ना कुछ लेस होगा, टोटल दोनों का आउटर में गया 1 लाख। और हमने बनाया करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में ये रहा देखिए मोहित और रोहित दोनों किस तरफ है? क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, यहाँ पर क्या है? क्रेडिट, इसलिए दोनों के करंट अकाउंट में 6,000 देखिए यहाँ पर ध्यान से, बाय बैलेंस बॉट डाउन 6,000। और नंबर 8 है आपका ड्राइंग्स, ये रहा डेबिट साइड पे ड्राइंग है मोहित रोहित का 4,000। चाहे पार्टनर्स कैपिटल हो या करंट अकाउंट, ये जाता है दोनों के डेबिट साइड पे टू ड्राइंग 4,000 हो गया। तो ये 8 के 8 फॉर्मेट पोस्टिंग्स इसमें आ गए। अब ये 8 के 8 फॉर्मेट पोस्टिंग्स एक बार आपने पोस्ट कर लिए, फिर आपको बाकी के पोस्टिंग्स करने हैं, जिसमें डेबिट के 2 रूल्स है आपको पता होगा और क्रेडिट के भी 2 रूल्स है। तो पहले पोस्टिंग करते हैं डेबिट आइटम्स का, फिर देखते हैं क्रेडिट आइटम्स को। और डेबिट आइटम्स को जब आप पोस्ट करेंगे तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ आपको याद हो गई होगी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक पिछले 9 प्रॉब्लम्स और पिछले एडजस्टमेंट्स के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं। तो जिन लोगों ने पिछले 9 प्रॉब्लम्स के वीडियोस या पिछले एडजस्टमेंट्स और स्टेप्स के वीडियोस नहीं देखे, वो पहले देख लीजिए, तभी उनको ये आज का प्रॉब्लम समझ में आएगा प्लीज़। ओके, तो डेबिट साइड
के ऊपर डेबिट साइड में जो जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको हम पोस्ट करेंगे। जब डेबिट आइटम्स का पोस्टिंग करोगे तो डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आइदर असेट और एक्सपेंस, और एक्सपेंस की दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक एक करके डेबिट को देखते हैं लाइन से। देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हो गया पोस्टिंग। सेकेंड डेटर्स, डेटर्स कहाँ जाता है, डेटर्स गोज टू असेट, लेकिन डेटर पे डॉट था इसलिए हमने उसको इनर में रखा है, एक लाइन छोड़ दी। डेटर्स के बाद है बैड डेट्स। बैड डेट इज अ लॉस, जब पैसा डूब जाता है बैड डेट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस 3000। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो असेट या एक्सपेंस, और एक्सपेंस की दो पॉसिबिलिटी, या तो ट्रेडिंग का एक्सपेंस होगा या प्रॉफिट एंड लॉस का। ट्रेडिंग में तब जाएगा अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और प्रॉफिट एंड लॉस में तब जाएगा अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और बैड डेट्स किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, लॉसेस में। बैड डेट्स के बाद मुझको दिख रहा है लीज्ड प्रॉपर्टी। बच्चों प्रॉपर्टी मतलब असेट, कहाँ जाएगा देखिए, लीज प्रॉपर्टी असेट में, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है 10 ईयर्स और उसके ऊपर डॉट है HA, हिडन एडजस्टमेंट, इसलिए एक लाइन छोड़ देनी है। ये क्या ऐड होगा क्या लेस, वो हम बाद में देखेंगे एडजस्टमेंट्स में, फिलहाल आपको लिख के सिर्फ एक लाइन छोड़ देना है उसमें। आगे लीज प्रॉपर्टी के बाद वेजेस, वेजेस इज एन एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट टू वेजेस। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ये रहा 20,000, वेजेस 15,000, सैलरीज 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है मोटर व्हीकल्स। डियर स्टूडेंट्स, मोटर व्हीकल्स एसेट्स 50,000, यू कैन सी। मोटर व्हीकल्स के बाद है परचेजेस, जो कि फॉर्मेट में हो गया, जो फॉर्मेट में हो गया वो हो गया। उसके बाद दो आइटम्स, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब भी मैंने आपको शुरुआत में ये चारों को एक्सप्लेन किया है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को स्टॉप करके रिवाइंड करके उसको देख लेना, ये चारों आपको समझ में आने चाहिए। तो अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके मुताबिक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को शॉर्ट में कहते हैं PFC, और वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए ये रहा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन PFC, क्योंकि वो सैलरी के जैसा ही होता है इसलिए जहाँ सैलरी जाएगी वहाँ PFC 5,500। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, इसलिए देखिए ये रहा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, एक साथ 50,000, दो लाइन में लिखा है लेकिन आइटम एक ही है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज एन असेट। उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स है और इस तरफ दो है, टोटल 4 है, इनको बार बार देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लेकिन क्योंकि उस पर डॉट है इसलिए उसको इनर में रखा। रेंट भी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए उसी के नीचे रेंट 10 मंथ्स, लेकिन उस पर भी डॉट है इसलिए उसको इनर में रखा। जिस पे डॉट्स है उसको इनर में रखिए क्योंकि उसमें कुछ ऐड होगा या लेस होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस का ये रूल है कि अगर प्रॉब्लम है अकेला ट्रेड एक्सपेंस है तो उसको भेज दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए ये रहा। लेकिन ट्रेड और सन्ड्री जब दोनों आते हैं तो हम ट्रेड को ट्रेडिंग में भेजते हैं। इसको लेकर पिछले कुछ प्रॉब्लम्स हमने किए उसमें ये आके गया है, लेकिन आज के प्रॉब्लम में ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। देन वी हैव डिस्काउंट अलाउड, वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलाउड। सेलिंग एक्सपेंस है और सेलिंग एक्सपेंस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद है कैश, कैश इज एन एसेट, यू कैन सी कैश जाएगा असेट्स में। 1000 अमाउंट में बोलूँ नहीं बोलूँ आपको दिख रहा है। सेल्स रिटर्न हो चुका है फॉर्मेट में और ड्राइंग्स भी फॉर्मेट में हो चुका है। ये डेबिट की पोस्टिंग्स, डेबिट की दो ही पॉसिबिलिटीज, आइदर असेट्स और एक्सपेंस, और एक्सपेंस की दो पॉसिबिलिटीज, आइदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग में जाएगा अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बताता हूँ, जबकि ये बातें सारी आपके माइंड में फिक्स्ड हो चुकी होगी, मुझे पूरा भरोसा है। आइए अब क्रेडिट का पोस्टिंग करते हैं। क्रेडिट का जब पोस्टिंग करेंगे तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज क्लियर है, या तो लायबिलिटीज में जाएगा या इनकम। ये क्रेडिट में जो जो लिखा है ना उसकी दो ही जगह है, आइदर लायबिलिटीज और इनकम। इनकम कौन सी, इनडायरेक्ट इनकम, और वो सारी कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, यानी यहाँ जाएगा या यहाँ। देखिए एक एक करके। प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड को शॉर्ट में PF कहते हैं और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट में IPFI कहते हैं। अब भी मैंने आपको शुरुआत में जब चारों एक्सप्लेनेशन दिया तब मैंने कहा था कि दोनों जाएंगे लायबिलिटीज़ में, इनर कॉलम में लिख के। देखिए ये रहा प्रोविडेंट फंड का 50,000 और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है 3,000, 50 + 3 टोटल इज 53,000। ये पैसा हमें किसको देना पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉयज़ को, जब वो रिटायर होंगे। जब तक वो रिटायर नहीं होते वो पैसा हमारे लिए कर्ज है, लायबिलिटीज़ है, इसलिए दोनों को हम कहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है सबको, लायबिलिटीज़ में। जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया चारों का उसके मुताबिक दोनों एक ही जगह पे जाते हैं, हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स, डेटर्स अगर असेट्स तो बच्चों क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्रेडिटर्स गोज टू लायबिलिटी। दो ही पॉसिबिलिटी है, तो लायबिलिटी या इनकम। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी लायबिलिटी और क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी। देखिए उसके बाद क्या है, सबलेट रेंट।
आपको मैंने पिछले कुछ प्रॉब्लम्स में और इम्पॉर्टेंट जो बातें हमने सीखी थी उसमें बताया था कि सबलेट रेंट का मतलब होता है हम अपनी ऑफिस या दुकान का एक हिस्सा किसी और को किराए पे देते हैं और उसका किराया जो हमको मिलता है उसको कहते हैं सबलेट रेंट, जो कि हमारी इनकम है। तो सबलेट रेंट इज आवर इनकम। देख सकते हैं इनकम कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सबलेट रेंट, लेकिन क्योंकि उस पर डॉट था इसलिए उसको हमने रखा है इनर कॉलम। उसके बाद है आरडीडी। आरडीडी इस प्रॉब्लम में भी बच्चों फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स नहीं है, अगले प्रॉब्लम में आने वाला है। ये सीरियल नंबर 10 है, 11th में फॉर्मूलाज आने वाले हैं। और मैंने पिछले प्रॉब्लम में एक दो बार ये आके गया, मैंने क्लियर कट आपसे कहा है कि जब तक फॉर्मूलाज नहीं आते आरडीडी को मान लीजिए इनकम, ये रहा देखिए आरडीडी कहाँ जाता है, इनकम। लेकिन जब फॉर्मूलाज आएंगे तो इसकी जगह बदलने वाली है। ये टेम्पररी बेसिस पे हमने इसको क्या माना, इनकम। कुछ लोग आरडीडी और बैड डेट्स को आपस में एडजस्ट भी कर सकते हैं। आरडीडी और बैड डेट्स को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे बैड डेट्स 3000 है और आरडीडी 2000, तो इस 2000 को यहाँ पे लाके बैड डेट्स में से लेस कर सकते हैं। और अगर आरडीडी का अमाउंट ज़्यादा है तो बैड डेट्स को उस तरफ ले जाके आरडीडी में से लेस कर सकते हैं। हमने म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं किया, हमने बैड डेट्स को रख दिया डेबिट में क्योंकि वो लॉस है, और आरडीडी को रख दिया हमने क्रेडिट में क्योंकि उसको हमने टेम्पररी इनकम मान लिया, ये सोच के उसको क्रेडिट में लिख दिया। हालांकि वो इनकम नहीं है, वो कुछ और है। टाइम बीइंग समझ जाइए, जब उसको लेकर फॉर्मूलाज आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इनकम साइड पे लिखना है उसको, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी इनकम है। आगे आरडीडी के बाद कमीशन रिसीव्ड, हमको कमीशन मिला बच्चों तो वो भी हमारी इनकम है। देखिए बाय कमीशन रिसीव, अगर मुझे कुछ पैसे मेरे जेब में आएंगे तो मैं कहूँगा ना रिसीव, लेकिन उस पर भी डॉट है इसलिए उसको इनर में रखा, कमीशन रिसीव। उसके बाद सेल्स हो गया फॉर्मेट में, परचेज रिटर्न हो गया, कैपिटल हो गया और करंट भी हो गया फॉर्मेट में। क्या था ये, पोस्टिंग्स। अगर आपको पोस्टिंग्स क्लियर हो, जब तक हर एक चीज़ का पोस्टिंग नहीं हो जाए तब तक आप अगले स्टेप पे ना जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो पोस्टिंग करते वक्त ये बात ध्यान रखना है कि डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज़ है, इधर एसेट्स और एक्सपेंस, और क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज़ है, इधर लायबिलिटीज़ और इनकम। अब इस पोस्टिंग के बाद हमको देखना है ये 6 विजिबल एडजस्टमेंट्स और 2 हिडन एडजस्टमेंट्स, यानी कि 8 एडजस्टमेंट्स के इफ़ेक्ट्स। और उसके बाद हमको देखना है कि जब हम इसको क्लोज करेंगे तो आंसर्स क्या आएंगे। लेकिन फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ एक बार स्टॉप करके रिवाइंड करके वीडियो को रिवाइज करके ये पोस्टिंग्स में जो बातें हमने डिस्कस की उसको एक बार देख लीजिए। मैं तो यहीं पे हूँ, प्लीज़ रिवाइंड इट, रिवाइज इट। ओके, तो आपने समझ लिया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, पोस्टिंग। और स्टेप नंबर 4 पोस्टिंग, उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या है, गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट्स। हमारे पास 6 विजिबल और 2 हिडन, जिनके ये 2 वर्किंग नोट्स मैंने किए हैं। इसको मैंने नंबर 2 दिया है और इसको वर्किंग नोट नंबर 3 दिया है, क्योंकि हमारा वर्किंग नोट नंबर आपको दिख रहा है क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो टोटल 3 वर्किंग नोट्स है, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट और अगले 2 वर्किंग नोट्स हमने HA हिडन एडजस्टमेंट्स के लिए किए। आइए पहले ये 6 विजिबल एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स देते हैं। आप सबको पता होगा एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट्स। नंबर 1 इज क्लोजिंग स्टॉक ₹80,000। मैं एंट्री बार बार बोलता हूँ, उसके बाद ही इफेक्ट्स बोलता हूँ, फिर से एंट्री बोलूँगा। व्हाट इज द एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक, आप सबको याद होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। और क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट आप सबको पता है कहाँ जाता है, असेट्स, और सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, लास्ट आइटम बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000। सो सिंपल, 11th में सीख चुके और अभी ये 10वां प्रॉब्लम है, 10वीं बार आ रहा है, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। क्लोजिंग स्टॉक के बाद देखिए एक नया एडजस्टमेंट आ रहा है, अनयूज्ड स्टेशनरी। जो 19 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में होमवर्क दिए थे, उन 19 एडजस्टमेंट्स में था ये। अनयूज्ड स्टेशनरी का मतलब है वो स्टेशनरी जो हमारे पास साल खत्म होने के बाद भी बच जाती है, उसको हम यूज़ करेंगे अगले साल, जिसको हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी कहते हैं। तो जो स्टेशनरी हमारे पास बच गई उसको हम कब यूज़ करेंगे, अगले साल। उसकी एंट्री है अनयूज्ड स्टेशनरी टू स्टेशनरी। क्या एंट्री है, अनयूज्ड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी। और उसके 2 इफेक्ट्स, अनयूज्ड स्टेशनरी जाता है असेट्स में, देखिए ये रहा अनयूज्ड स्टेशनरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2000। क्यों, क्योंकि ये स्टेशनरी बची है, तो जब तक अगला साल नहीं आता वो हमारी असेट है, इसलिए एक इफेक्ट असेट। और सेकेंड इफेक्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से लेस, ये देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000 में से लेस, अनयूज स्टेशनरी 2,000, आउटर में कितना है 20,000। तो अनयूज स्टेशनरी अगर आती है तो उसकी एंट्री होती है अनयूज स्टेशनरी टू स्टेशनरी, एक इफेक्ट असेट और दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस में से लेस,
यानी दिस इज सेम एज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के जैसा ही हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट्स आपको पता होंगे, एक इफेक्ट असेट में जाता है और दूसरा एक्सपेंस में से लेस होता है। तो जब भी किसी एक्सपेंस को लेकर कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो हम कब यूज़ करते हैं, नेक्स्ट ईयर, इसलिए उसको हम प्रीपेड की तरह ट्रीट करते हैं। एक इफेक्ट असेट और दूसरा एक्सपेंस में से लेस। क्लियर। अनयूज स्टेशनरी के बाद है कमीशन ड्यू और अर्न, कोई भी वर्ड आ सकता है, बट नॉट रिसीव। देखिए यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड का अमाउंट है 4000 और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि 6000 का कमीशन हमने कमा लिया लेकिन पैसे मिले नहीं हैं। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव या कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब हमने काम कर लिया है, कमा लिया पैसा, लेकिन हमारे जेब में अभी तक 6000 रुपये आए नहीं मतलब आने वाले हैं। उसको बोलते हैं कमीशन रिसीवेबल, इसको बोलते हैं कमीशन रिसीवेबल। एक एडजस्टमेंट हम का ग्रुप हमने किया है, उसका नाम है लेस फंडामेंटल, लेस फ्रीक्वेंट बट फंडामेंटल एडजस्टमेंट। लेस फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट, यानी वो इतने बार बार आते नहीं लेकिन वो एडजस्टमेंट फंडामेंटल है। और उनमें ये आपको मिल जाएगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि कमीशन ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं है, मिलने का बाकी है, उसको कहते हैं कमीशन रिसीवेबल। और उसकी एंट्री है, ध्यान से सुनना, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्या एंट्री हुई? कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और कमीशन रिसीवेबल देखिए एक इफेक्ट असेट, यानी जो कमीशन मिलने का बाकी है ना उसका एक इफेक्ट कहाँ गया? असेट्स में 6000, क्योंकि वो पैसा मिला नहीं है, हमको मिलने वाला है तो वो हमारी असेट। और सेकेंड इफेक्ट कमीशन में ऐड होता है, देखिए ऐड हो गया कमीशन रिसीवेबल 6000। तो जो कमीशन मिलने वाला है उसकी एंट्री एक बार फिर से बोलूंगा, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इफेक्ट कमीशन रिसीवेबल कहाँ जाएगा? असेट, और कमीशन में ऐड। समझे? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्री रिसीव्ड, जिसको एडवांस सबलेट रेंट कहते हैं। प्री रिसीव्ड का ही दूसरा नाम है एडवांस। देखिए सबलेट रेंट हमको कितना मिला है? 9000, 9000। अब एडजस्टमेंट कहता है कि 9000 में से 3000 जो है वो एडवांस है। इसका मतलब 9000 का भाड़ा तो मिल चुका है लेकिन उसमें से 3000 नेक्स्ट ईयर का है, उसको एडवांस कहेंगे। तो जो नेक्स्ट ईयर का भाड़ा हमने एडवांस में ले लिया वो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, राइट। तो ये जो लिखा है ना प्री रिसीव्ड और सबलेट रेंट, उसकी एंट्री क्या होती है? इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस होता है वैसे प्री रिसीव्ड इनकम होती है। इसकी एंट्री होती है इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम। एंट्री होती है इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम, और इनकम का नाम क्या है यहाँ पे? सबलेट रेंट। तो इसकी एंट्री होगी सबलेट रेंट अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव सबलेट रेंट। एंट्री सबलेट रेंट अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव सबलेट रेंट, और इसका इफेक्ट होगा सबलेट रेंट में से लेस, क्योंकि जो 9000 मिले उसमें से 3000 इस साल का नहीं है। कौन से ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का, इसलिए उसको लेस किया। आउटर में गया 6000। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटीज में, ये देखिए सबलेट रेंट, प्री रिसीव्ड या एडवांस सबलेट रेंट 3000। ये जो एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 है ना, ये ध्यान से वीडियो को आप स्टॉप करके रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, तब जाके वो दिमाग में बैठेगा। और उसके लिए आपको जो मैंने ग्रुप कहा ना एडजस्टमेंट का ग्रुप, लेस फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट, यानी लेस फ्रीक्वेंट है लेकिन आते जो है वो आते कम है लेकिन वो फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें ये 3 एडजस्टमेंट्स है और वो तीनों के तीनों आज के प्रॉब्लम में आ चुके हैं, जिसमें एक अनयूज स्टेशनरी है और एक ये है आपका कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव और एक ये है प्री रिसीव्ड सबलेट रेंट। ये तीनों को लेकर आपको वो स्पेशल ग्रुप मिल जाएगा जिसमें सिर्फ 3 ही एडजस्टमेंट सिखाए गए। आप उसको ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से बता दूं, जैसे कि अनयूज स्टेशनरी की एंट्री क्या होगी? अनयूज स्टेशनरी टू स्टेशनरी। अनयूज स्टेशनरी गया असेट्स में और स्टेशनरी में से, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से लेस। फिर दूसरा है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, इसको कहते हैं कमीशन रिसीवेबल। इसकी एंट्री कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन। कमीशन रिसीवेबल गया असेट्स और कमीशन में कर दीजिए ऐड, ये हो गया। और तीसरा सबलेट रेंट, जिसको हम प्री रिसीव सबलेट रेंट कहते हैं या एडवांस सबलेट रेंट कहते हैं, उसकी एंट्री सबलेट रेंट टू एडवांस सबलेट रेंट या फिर सबलेट रेंट टू प्री रिसीव सबलेट रेंट, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें। सबलेट रेंट अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव सबलेट रेंट। सबलेट रेंट में से लेस हो गया, देखिए प्री रिसीव, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का पैसा है और जाएगा लायबिलिटी में जब तक नेक्स्ट ईयर आ नहीं जाता। ये तीनों मैंने आपको फिर से समझा दिया, तीनों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। उसके बाद चौथा है गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुड्स बेचा लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। इसकी एंट्री याद है आपको? जब गुड्स बेचते हैं और रिकॉर्ड नहीं करते हैं उसकी एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। व्हाट इज एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स? डेटर्स टू सेल्स। और इसका इफेक्ट होता है ऐड टू डेटर्स, ऐड टू सेल्स। ये देखिए डेटर्स में ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 84 में 20,000 ऐड करिए, कितना आ गया? 1,04,000। और सेल्स में भी ऐड कीजिए, ये रहा
सेल्स में देखिए इनर में लिखा था 3,20,000, उसमें ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 20, 3,20,000 प्लस 20, आउटर में कितना हो गया सेल्स 3,40,000। अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री, डेटर्स टू सेल्स, इफेक्ट ऐड टू डेटर्स ऐड टू सेल्स, ये पूरे 19 एडजस्टमेंट्स जो हमने सीखे हैं पहले 19, उनमें ये सारे एडजस्टमेंट्स आ चुके हैं। अगर आपने वो याद नहीं किए तो यहाँ पर मैं क्या, कोई आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। प्लीज़ सारे एडजस्टमेंट्स आपको एट अ टाइम याद रखने ही पड़ेंगे। और गुड्स ऑफ ₹5,000 वर स्टोलन, 5,000 रुपये का गुड्स चोरी हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास भी नहीं किया। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास नहीं किया, रिजेक्ट किया, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा लॉस। इसकी एंट्री होती है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज एंट्री? लॉस बाय थेफ्ट टू ट्रेडिंग। और लॉस बाय थेफ्ट देखिए कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा लॉस बाय थेफ्ट, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ये रहा बाय गुड्स स्टोलन 5,000। सिंपल। ये कौन से एडजस्टमेंट हो गए विजिबल? कितने हो गए? 6। लेकिन एक्सक्यूज मी, और 2 एडजस्टमेंट्स आपको वहाँ दिख रहे हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा लीज होल्ड प्रॉपर्टी का रिटर्न ऑफ अमाउंट कितना है 7,000। रिटर्न ऑफ इज सेम एज सिमिलर टू डेप्रीसिएशन, और उसके 2 इफेक्ट देखिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी में से लेस किया है, रिटर्न ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2 से इसका आंसर मिल जाएगा 7,000, हमने अभी वहाँ पे ढूंढा। डेप्रीसिएशन के 2 इफेक्ट क्या होते हैं, रिटर्न ऑफ के 2 इफेक्ट क्या होते हैं, असेट में से लेस, 70,000 में से 7,000 की लीज होल्ड प्रॉपर्टी कम हो गई, आउटर में कितना है 63, और कहाँ जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए टू लीज प्रॉपर्टी रिटर्न ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट आया 7,000। इसकी एंट्री होती है रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू लीज प्रॉपर्टी अकाउंट। रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में टू लीज प्रॉपर्टी रिटर्न ऑफ अमाउंट 7,000, और लीज प्रॉपर्टी में से लेस किया 7,000। सिंपल। और एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट अभी हमने ढूंढा कितना, 3,200, जो मैंने बता दिया, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। 3,200 का रेंट पे करना बाकी है, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। उसकी एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका इफेक्ट होगा रेंट में करेंगे ऐड। रेंट ये रहा देखिए, रेंट इज पेड फॉर 10 मंथ्स, उसमें ऐड किया आउटस्टैंडिंग रेंट। वर्किंग नोट नंबर 3, 3,200 ऐड करो, 1 महीने का 1,600, 2 महीने का 3,200 ऐड करो, आउटर में गया 19,200। और आउटस्टैंडिंग रेंट का सेकेंड इफेक्ट ये रहा लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट पता होंगे, एक्सपेंस में ऐड होता है, सेकेंड इफेक्ट गोज टू लाइबिलिटी 3,200। हाउ डिड यू गेट इट? सी वर्किंग नोट नंबर 3। ये हो गया टोटल 8 एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स जो आप समझ गए होंगे, राइट? तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 6 जो अभी भी आया नहीं है, वो है फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। गिव इफेक्ट्स टू फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स, लेकिन वो अगले प्रॉब्लम में आ रहा है, आज के प्रॉब्लम में नहीं है। एक स्टेप आपका कम हो गया, 6 स्टेप्स हो गए, छठा स्टेप फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। और आखिरी 4 आपको पता है कि आपको इन चारों को क्लोज करना है। सबसे पहले क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट को जब हमने क्लोज किया तो क्रेडिट साइड का टोटल हेवियर निकला 4,25,000, उसको यहाँ पे लिखा 4,25,000, उसमें से ये सब माइनस किए 1, 2, 3, तो बैलेंस आया 1,78,000। जो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, उसको कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, जो यहाँ पे आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,78,000। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोज किया, उसमें भी आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड हेवियर है, ये 1, 2, 3, 4 का टोटल आ रहा है 1,96,000, उसको यहाँ पे रखा 1,96,000, उसमें से ये 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये माइनस किया तो बैलेंस आया 1,08,800, जिसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ से क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। और ये कहाँ जाता है? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल नहीं। और पार्टनर्स 2 है, मोहित और रोहित, और उनका रेशियो नहीं दिया है, तो क्या होगा? इक्वल 1:1। 1,08,800 को दोनों आधा आधा बांटेंगे तो कितना आएगा? 1,08,800 का हाफ कीजिए 54,400। और ये कहाँ जाता है? पार्टनर्स करंट। तो पार्टनर्स करंट में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से, बाय नेट प्रॉफिट 54,400, 54,400। और फिर आप क्लोज करेंगे पार्टनर्स करंट को। पार्टनर्स करंट को जब क्लोज किया तो देखिए यहाँ पे मोहित का टोटल आ रहा है 60,400, और इसका भी, रोहित का भी 60,400। दोनों का क्रेडिट साइड हेवियर है 60,400, उसको यहाँ पे लाया 60,400, 60,400, उसमें से ये 4,000 लेस कीजिए दोनों का, तो 56,400, 56,400। फाइनल बैलेंस करंट का आपको लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन। ये भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। और ये जाएगा लाइबिलिटीज में। ये देखिए कैपिटल पहले से भेज दिया था, उसके नीचे आ गया ये करंट अकाउंट। कहाँ से मिला? वर्किंग नोट नंबर 1 से। मोहित का 56,400, रोहित का 56,400, दोनों का टोटल है 1,12,800, 1,12,800। ये सब आप खुद करके सॉल्व करके कंफर्म कर सकते हो। एंड फाइनली यू कैन सी द टोटल ऑफ बोथ द साइड 3,56,000।
आप एक बार ये सॉल्यूशन का भी प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से एक एक चीज़, ओके, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें जो नए नए एडजस्टमेंट्स आए ना, वो ज़रूर आप स्टॉप करके रिवाइंड करके रिवाइज करके सुनिए। जैसे अनयूज स्टेशनरी, जैसे कि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, जैसे कि प्री रिसीव्ड सबलेट रेंट, ये सब समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और 2 HA हिडन एडजस्टमेंट्स, जिसमें लीज प्रॉपर्टी को राइट ऑफ किया, प्लस एक आउटस्टैंडिंग रेंट का एडजस्टमेंट। इसलिए इस प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से एक एक चीज़ आपको देखनी है, सुननी है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले प्रॉब्लम्स में। अब आज का होमवर्क दे रहा हूँ। अगला वीडियो जो आपके सामने आने वाला है, उसमें अब तक जो स्टेप नंबर 6 अप्लाई नहीं हुआ वो भी होने वाला है। और स्टेप नंबर 6 क्या है? अप्लाई और गिव इफेक्ट्स टू फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये होमवर्क है आज के, और कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उनको ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप लोगों ने, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ और उसमें कुछ वीडियोस देखने के लिए कहता हूँ, अगर वो वीडियोस आप देख चुके हैं और पूरी तरह से समझ चुके हैं तो उन वीडियोस को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं नए लोगों से जो हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने मान लो ये प्रॉब्लम आज पहली बार देखा, तो उनके माइंड में सब कुछ क्लियर नहीं होगा। तो उनके लिए ख़ास ये इंस्ट्रक्शंस है होमवर्क के तौर पे। वॉच YT वीडियोस, YT ऑब्वियसली यूट्यूब के वीडियोस आपको देखने हैं। और अकाउंट्स का चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, और उसको लेकर हमने 30 से भी ज़्यादा पार्ट्स में वीडियोस बनाए हैं, 30 से भी ज़्यादा। आज का जो ये वीडियो है ये है 31, पार्ट 31। तो ये जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनमें से आपको देखने हैं पार्ट 11 to 19। जिन लोगों ने 11 to 19 देख के पूरा समझ लिया, उनको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 11 to 19 में आपको क्या मिलेगा? फॉर ऑल द 40 एडजस्टमेंट्स। तो अगर आपको फाइनल अकाउंट सीखना है तो आपको 40 के 40 एडजस्टमेंट्स आने चाहिए। तो जिन लोगों को ये 40 एडजस्टमेंट्स नहीं आते या कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं आते, उन लोगों के लिए काम की बात है कि अगर पार्ट 11 से लेकर 19 तक आप ढूंढोगे, प्लेलिस्ट में जाइए कुशल इंस्टीट्यूट के, और उसमें आप 12th के अकाउंट्स को देखेंगे तो उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें चैप्टर 1 का पार्ट 11 से 19 देखिए, तो उसमें आपको 40 के 40 एडजस्टमेंट सीखने मिलेंगे। तो इसलिए ये देखिए। प्लस 11 to 19 के बाद पार्ट 20 ज़रूर देखें वो लोग जिन्होंने भले ये देख लिया होगा, फिर भी दोबारा मैं चाहूँगा पार्ट 20 सब लोग देखें। और ये पार्ट 20 किसके बारे में है? वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला पोस्टिंग्स एंड एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो अगले प्रॉब्लम है बैड डेट, RDD, RFDD, डिस्काउंट अलाउड। और उसमें देखिए क्या आने वाला है, रिलेटेड टू डेटर्स, बैड डेट्स, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, एंड RFDD, फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ये सब को लेकर हम अगले प्रॉब्लम में पोस्टिंग्स भी सीखेंगे, एडजस्टमेंट्स भी सीखेंगे। इसके लिए आपको पार्ट 20 देखना ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट 20 में हमने पूरा डिटेल में इन फॉर्मूलाज के बारे में आपको सिखाया। सो प्लीज़ देखा जाए तो पार्ट 11 से लेकर पार्ट 20 तक के ये 10 वीडियोस है जो आप सबको देखने हैं। इनमें से वो वीडियोस जो आप बार बार देख चुके हो, आपके माइंड में फिक्स्ड हो चुके हैं, उनको दोबारा नहीं देखेंगे चलेगा। मगर जहाँ जहाँ तकलीफ़ है, याद रख करने में मुश्किल है, समझने में मुश्किल है, वो ज़रूर ये 11 से लेकर 20 के वीडियोस देखें। ओके और सबसे आखिर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में लिखा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी बेस्ड ऑन फॉर्मूला पोस्टिंग्स एंड एडजस्टमेंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ कमिंग वेरी सून। ये आज हमारा 10वां प्रॉब्लम हो गया। ये 1 से लेकर 10 प्रॉब्लम्स भी आप रिवाइज़ कीजिए। ये 10 के 10 प्रॉब्लम्स में फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स नहीं थे, लेकिन ये 10 के 10 प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट थे ताकि आपका पोस्टिंग क्लियर हो जाए, 40 के 40 एडजस्टमेंट्स का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके लिए ये होमवर्क अगर आप करोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला वीडियो आएगा बहुत जल्द। तब तक के लिए जो होमवर्क दिया उसको कीजिए, और तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।